महत्वपूर्ण एक अवसर रहा है और किस तरीके से इस अवसर के माध्यम से भारत ने इतिहास रचा। चंद्रयान-3 इतिहास रचता भारत, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। इस पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए डॉक्टर नीलेश देसाई हैं, जो कि निदेशक हैं अंतरिक्ष उपयोग केंद्र इसरो के, और डॉक्टर प्रताप सनप है, पूर्व निदेशक डेटा साइंस इसरो। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सनप साहब, पहले मैं आपसे ही समझने की कोशिश करता हूं कि जब हम चंद्रयान-3 के सफल प्रक्षेपण की बात करते हैं तो यह मुकाम कितना बड़ा है और किस तरीके से भारत ने आज एक इतिहास रचा है। गुड इवनिंग एवरीवन। आपने मुझे बुलाया इस सेशन के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अंतरिक्ष का जो भी मार्केट है वो खुल रहा है और जिस तरह से इसरो के उपलब्धियों में काम कर रहा है वो बहुत बेहतरीन है। चंद्रयान 1, 2 और 3 में जिस तरह से चेंजेस हुई है वो काफी काबिले तारीफ है और हम लोग दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पेस साइंस में हम लोग कहीं पीछे नहीं है और हम लोग डेफिनेटली इस मुकाम को आगे ले जाके एक इतिहास रचा देंगे। ये तो जरूर होने वाला है। अब देखिए, 2014 से लेके अभी के 8 साल में इतनी प्रोग्रेस हम लोगों ने की है जो काबिले तारीफ है और इसी स्पीड से हम लोग काम करने जाएंगे तो आगे जाने के बाद ये बहुत ही बेहतरीन उपलब्धियां हो जाएंगी। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए, हमारा दबदबा स्पेस साइंस में बनाने के लिए, तो मेरे हिसाब से चंद्रयान-3 का जो भी अभी तक चेंजेस करके ये प्रोग्राम रन किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है और हम बेहतरीन काम करने की कोशिश जरूर करेंगे। जी देसाई जी, आपसे भी समझना चाहते हैं क्योंकि अब बड़ी चुनौतियां क्या, सफल प्रक्षेपण के बाद में अब जब यहां से चंद्रयान अपना सफर तय करेगा, 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करेगा, तो क्या बड़े स्थितियां मुकाम होंगे और क्या वहां पे एक बड़ी चुनौती होगी? बहुत बहुत धन्यवाद एक तो मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। आपने जो प्रश्न पूछा कि क्या चुनौतियां अभी आगे रहेगी, तो ये तो आज जो हमने प्रक्षेपण किया चंद्रयान-3 का, ये तो खाली एक शुरुआत है। इसके बाद हमें आगे और बहुत दूर जाना है। जैसा कि आपने बताया कि 3,84,000 से भी ज्यादा दूरी तय करके चंद्रयान जब हमको अलग अलग, पहले तो इसको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकाल के चंद्र की ओर ले जाना है, तो ल्यूनर ट्रांसफर ऑर्बिट में जाएगा। वहां से फिर मून बर्न होंगे, जिसको कहते हैं ल्यूनर ऑर्बिट इंसर्शन, वो किया जाएगा। उसके बाद उसको चंद्र के आजू बाजू, जैसा कि हमने चंद्रयान-2 में किया था, 100/100 किलोमीटर की दूरी पर वो चंद्र के आसपास घूमेगा 4 दिन के लिए। उसके बाद लैंडर और जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो दोनों अलग होंगे और लैंडर चंद्र की सतह पर आगे बढ़ेगा। तो उसको 100/30 किलोमीटर की जो ऑर्बिट है उससे आगे बढ़ा के नीचे ले जाते हुए, और फिर अलग अलग सेंसर हमारे जो है उसमें शामिल किए गए हैं वो कार्यरत होंगे और उसको धीरे धीरे हम जो उसको बोलते हैं 17 मिनट्स ऑफ टेरर, जो 17 मिनट है उसमें वो 30 किलोमीटर से नीचे की ओर जाएगा। पहले 7.5 किलोमीटर, 6.8 किलोमीटर, ऐसे करते करते अपने अलग अलग पड़ाव डालते हुए नीचे की ओर उतरेगा और 150 मीटर पे जब वो होवरिंग करेगा, पहले 800 मीटर पे होवरिंग होगा, उसके बाद 150 मीटर पे होगा और उसके बाद उसको धीरे से, जिसको साहब ने बताया, सनक साहब ने, कि इस तरह से हमको सेफ और सिक्योर सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। तो उसके लिए सभी सेंसर कार्यरत होंगे और उसको चंद्र की सतह पर उतारा जाएगा। जी सनप जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि चंद्रयान-3 में कई प्रकार के मॉडिफिकेशन भी किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं और हमने पूर्व के अनुभवों से बहुत कुछ सीखते हुए इस प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं इस बार कि हम किसी भी गलती की गुंजाइश छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्या वो बड़े बदलाव हैं जो इस बात का भरोसा और विश्वास देते हैं हर एक भारतीय को कि ये पूरा मिशन हमारा सक्सेसफुल रहने वाला है? देखिए, चंद्रयान-2 का सक्सेस रेट भी अच्छा है, लेकिन हमारे जो भी वैज्ञानिक इस पे काम कर चुके हैं उन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो तीसरा लॉन्च करने से पहले लैब एक्सपेरिमेंट किए हैं, एनवायरमेंट क्रिएट करके किया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करके जो भी चैलेंजेस उनको नजर आए थे उसका बहुत बढ़िया तरीके से टेस्टिंग, वैलिडेशन हो चुका है। इसीलिए जो 2 मेजर चैलेंजेस थे, एक लैंडिंग वाला और रोरिंग वाला, वो दोनों भी डेफिनेटली ये नया अभियान पूरा कर देगा। लेकिन अभी जिस तरह से सेंसर डिजाइन और डेटा कलेक्शन का प्रोसेस बना के रखा हुआ है वो शायद हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा।
कुछ सरप्राइजेस भी होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको मिल जाएगी। जी देसाई जी, क्योंकि ये हमेशा एक रहता है एक सरप्राइज एलिमेंट, और हर बार किसी भी मिशन में ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज भी होता है। इस प्रकार के सरप्राइज एलिमेंट्स को लेकर किस प्रकार से एक तैयारी है चंद्रयान 3 को लेकर, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग का जो वक्त होता है वो सबसे बड़ी चुनौती होती है, उस लिहाज से क्या कुछ नया इस बार हम देखने, सुनने और समझने जा रहे हैं? बताना चाहूंगा, जैसा कि सनक जी ने बताया, हमने कई फेरफार किए हैं, परिवर्तन किए हैं कई प्रणालियों में। तो कुल मिलाकर 21 प्रणालियों में अलग अलग तरीके से परिवर्तन किए गए हैं और उसको और रोबस्ट बनाया गया है, जिसके कारण कोई भी, जैसा कि आपने बताया, कोई भी अप्रत्याशित परिस्थिति भी सामने आती है तो उसका कैसे हम सामना करके उसको सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करा पाए। तो उसमें जो पहली जो मुख्य बात है वो ये है कि अगर हमारी जो साइट है, हमने 2 साइट आइडेंटिफाई की है। हमारे जो लक्ष्य है उसमें एक पहली साइट, क्योंकि आपको पता होगा कि ये दक्षिण ध्रुव पे जाने वाला भारत पहला देश बनने वाला है जब हम लैंडिंग करेंगे 23 अगस्त को। तो ये जो वहां की जमीन है बहुत ऊबड़ खाबड़ जमीन है, उसमें बहुत सारे क्रेटर्स और बोल्डर्स वहां पे उपस्थित है। तो उस ऐसी ऊबड़ खाबड़ जमीन में से एक अच्छा सा स्पॉट ढूंढ के तो हमने साइट नंबर 1 जिसको नाम दिया है, जो सबसे आइडियल साइट है हमारे लैंडर के उतरने के लिए, तो उसकी कोशिश की जा रही है जो कि साइट नंबर 1 पे ही उतर जाए। बट जैसे कि आपने बताया कि कोई अप्रत्याशित परिस्थिति आ जाती है तो हमने साइट 2 भी रेडी रखी है, जो लगभग 400 किलोमीटर दूर है साइट 1 से। तो अगर हम 23 अगस्त को उतरते टाइम हमको कुछ पता लगता है कि ये साइट अगर अनुकूल नहीं है तो हम दूसरी साइट 400 किलोमीटर दूर है वहां पे जाके भी उतर सकते हैं। वो 4 दिन बाद उतरेंगे, तो 23 के बदले 27 अगस्त को उतर सकते हैं। बट 23 अगस्त को ही अगर जो फर्स्ट, उसके बाजू में भी हमने 2 साइट आइडेंटिफाई की है जहां पे हम उतर सकते हैं। तो इस तरह से हर एक अप्रत्याशित परिस्थिति का सामना करने के लिए हमने प्रयत्न किए हैं। जो लैंडर के लेग्स है उसको भी इस तरह से अभी परिवर्तन किया गया है कि चंद्रयान, अगर लैंडर थोड़ी उसके साथ भी उतरता है, वेलोसिटी के साथ ही, तो भी वो वहां टिक पाएगा और अच्छी तरह लैंड कर पाएगा। तीसरा है कि जैसे कि मैंने बताया वहां पे गड्ढे हैं और कुछ बोल्डर्स भी है, तो अगर उसके ऊपर अगर उनकी एक टांग लैंड करती है तो 12 डिग्री तक इंक्लिनेशन है तो भी लैंडर लुढ़क नहीं जाएगा और अच्छी तरह से वहां पे टिका रहेगा, जिससे कि रोवर बाहर आ सके और फिर अपने जो प्रयोग करने हैं, एक्सपेरिमेंट करने हैं, वो कर पाए। तो इस तरह से हर एक अप्रत्याशित परिस्थिति का सामना करने के लिए हमारी टीम तैयार है और हर एक प्रकार के अलग अलग सेंसर भी लगाए हुए हैं। और जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने बताया था कि हम पहले जब प्लान किया था, सक्सेस ओरिएंटेड प्लान किया था अर्लियर मिशन में, इस बार हमने फेलियर को ध्यान में रखते हुए प्रयत्न किया है कि कोई भी जी देसाई जी, आप जो बात कह रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण है। और सनब जी, इस बात का एक अगला सवाल आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक जो कुछ भी लैंडिंग्स हुई हैं किन्हीं देशों के माध्यम से, वो उत्तरी ध्रुव की ओर हुई हैं। भारत ने दक्षिणी ध्रुव को चुना है, जो कि अपने आप में ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थितियां पैदा करता है। भारत के द्वारा इस चुनौती को खुद से स्वीकारना, ये हमारी क्षमताओं के तरीके से प्रदर्शन को भी दिखाता है कि आखिर हम किस प्रकार की चुनौतियों को तैयार हैं, इसरो की क्षमताओं को भी दिखाता है। सनब जी, देखिए, आप मंगलयान का एग्जांपल लीजिए या चंद्रयान 1 और 2 का एग्जांपल लीजिए। हम लोग हर एक परिस्थिति के लिए तैयार है, लेकिन बड़ी चुनौती को हाथ लगा के उसके ऊपर काम करना और उसके ऊपर सक्सेस पाना, ये अपने आप एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास जो टीम तैयारी करे, बहुत बड़ी बात है। और ये चुनौतियों के लिए जो भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन जो भी करना था, वो हमारी टीम, जितना मैंने पढ़ाई की है इस मिशन के बारे में, उसमें बहुत ही क्लियरली दिखता है कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में जो भी चैलेंजेस आने वाले थे, उसके सिमुलेशंस और उसके तरीके जो इस्तेमाल किए लैब में, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किए हुए, इसीलिए वो आत्मविश्वास आया है। और जो कोई काम न कर पाते हैं, इसरो वो करने की कोशिश बहुत दिनों से कर रही है और हम उम्मीद रखते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो जाए। बिल्कुल, फिलहाल वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, सनब जी आपका, देसाई जी आपका। निश्चित तौर से चांद के बारे में जो अनछुए पहलुओं उसके बारे में हम चंद्रयान 3 के माध्यम से बहुत कुछ जान पाएंगे। निश्चित तौर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
और शुभकामनाएं इस प्रकार के वैज्ञानिक खोजों के लिए लगातार काम करते रहने के लिए और देश का मान सम्मान बढ़ाते रहने के लिए। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त था, लेकिन उससे पहले कुछ और खबरों को आपको रुख करते हैं और फ्रांस की जो प्रधानमंत्री की यात्रा है उसके बारे में जिक्र करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल डे परेड के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस परेड के मौके पर पीएम मोदी को राष्ट्रपति मैक्रों ने